गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर 1 में वेक्टर स्पेसेस में डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस यानी सदिश समष्टि की विमा इसको पढ़ेंगे। वेक्टर स्पेस की बेसिस के बारे में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसकी डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ वगैरह की थी। अब हम लेंगे डायमेंशन। तो इसकी डेफिनेशन है, यदि कोई वेक्टर स्पेस फाइनाइटली डायमेंशनल हो तो उसके कई आधार होंगे, जैसा हमने देखा था पिछले लेक्चर में, और सभी आधारों में अवयवों की संख्या समान होती है। तो किसी भी एक आधार में अवयवों की जो संख्या होगी वो उस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कहलाएगी, और उसको डायमेंशन ऑफ वी, DIM-V, DIM-V से व्यक्त करेंगे। यानी यदि डायमेंशन ऑफ V n हो तो हम V को n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कहते हैं। तो इस डेफिनेशन में जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जो भी वेक्टर स्पेस है जिसकी हम डायमेंशन डिफाइन कर रहे हैं वो फाइनाइटली डायमेंशन होनी चाहिए, परिमित विमीय होनी चाहिए। अब जो नल स्पेस होती है शून्य समष्टि, उसकी डायमेंशन 0 होती है। और यदि हम VNF लें यानी n टपल्स वाला वेक्टर स्पेस लें तो हम पाएंगे कि उसकी डायमेंशन n आएगी, क्योंकि उसका जो यूनिट वेक्टर्स वाला सेट है E1, E2 to En, जो कि LI भी होगा और Vn को जनरेट भी करेगा, उसमें n सदस्य होंगे, इसलिए VNF वेक्टर स्पेस की आधार में n सदस्य होंगे, इसलिए डायमेंशन ऑफ Vn विल बी n। इसी तरह 2 डायमेंशनल स्पेस लोगे तो उसकी डायमेंशन 2 आएगी, 3 डायमेंशनल स्पेस लोगे तो उसकी डायमेंशन 3 आएगी। अब हम जानते हैं कि एक क्षेत्र अपने ऊपर ही एक वेक्टर स्पेस बनाता है FF, तो उसका डायमेंशन 1 होगा, क्योंकि आप कोई भी एक अशून्य अवयव को लें तो वो क्षेत्र का आधार बन जाता है। तो इसलिए डायमेंशन ऑफ FF इज ऑलवेज 1। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज़ करेंगे वेक्टर स्पेसिस के डायमेंशन पे आधारित। पहली है एक्सटेंशन थ्योरम यानी विस्तार प्रमेय। इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, कई बार आई है एग्जाम में, किसी परिमित विमीय सदिश समष्टि VF का प्रत्येक LI उपसमुच्चय या तो V का आधार होता है या उसे V का आधार बनाया जा सकता है, यानी उसको विस्तृत करके V का आधार बनाया जा सकता है। तो इसका प्रूफ है, मान लेते हैं VF एक परिमित विमीय वेक्टर स्पेस है और उसका B एक आधार है। B में n एलिमेंट्स हैं, β1, β2 to βn। ये आधार है तो इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो डायमेंशन ऑफ V विल बी n। अब हम मान लेते हैं कि Sn α1, α2, αn B का कोई LI उपसमुच्चय है। अब क्योंकि B समष्टि V का एक आधार है तो B जो है वो LI होगा और B V को जनरेट भी करेगा। तो अब हम एक नया सेट बनाते हैं B डैश, जिसमें S यूनियन B, यानी सारे अल्फाज ले लेते हैं और सारे बीटाज ले लेते हैं। M अल्फाज हैं और N बीटाज हैं। तो इसमें क्योंकि इतने सारे बीटाज आ रहे हैं, इसलिए बीटाज जो हैं इनका सेट B जनरेट करेगा, यानी B डैश भी जनरेट करेगा V को। लेकिन ये LD होगा, क्योंकि क्यों LD होगा, क्योंकि इसमें एक नए हमने
वेक्टर्स अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 टू अल्फ़ा m डाले हुए हैं और ये वेक्टर्स बीटास के एलसी के रूप में लिखे जा सकेंगे क्योंकि बीटास जो हैं वो आधार के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं, बीटा डैश में एक ऐसा एलिमेंट बी के लेते हैं, बीटा के लेते हैं जो कि शेष सभी सदिशों के एलसी के रूप में लिखा जा सकता है, तो इसको अपन हटा देते हैं। अब ये बीटास जो है अल्फाज में तो होगा नहीं, होगा तो बीटा में ही। तो यदि बीटा के को बी डैश में से निकाल दें हम, तो शेष एलिमेंट्स जो बचेंगे उनमें पुराने वाले ही होंगे सारे बी डैश वाले, लेकिन बीटा के नहीं होगा। तो इस नए सेट को बी डबल डैश बोल दो। ये वाला सेट भी वी को जनरेट करेगा। अगर ये एल आई होगा तो आधार बनेगा, नहीं होगा एल आई तो इसमें एक ना एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि बाकी एलिमेंट्स के एलसी के रूप में लिखा जा सकेगा। तो हम मान लेते हैं कि वो एलिमेंट कोई बीटा आई है, उसको बीटा आई को फिर निकाल देंगे इसमें से। इस तरह से हम क्या करेंगे, एक एक करके बीटास को निकालते रहेंगे। तो इसमें क्या होगा कि क्योंकि डायमेंशन ऑफ वी की n है, तो जैसे ही इसमें n एलिमेंट बचेंगे वो सारे एलिमेंट्स फिर एल आई होंगे और वो वी को जनरेट भी करेंगे। तो हम देखते हैं कि कोई भी एल आई सबसेट ऑफ वी या तो डायमेंशन या तो बेसिस बनता है वेक्टर स्पेस बी का, या फिर उसको विस्तृत करके वेक्टर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, किसी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस वी एफ के प्रत्येक n+1 या इससे अधिक सदिश का समुच्चय एल डी होगा। जैसे अगर अपनी डायमेंशन जो है वेक्टर स्पेस की वो n है, तो अब आप n+1 या उससे भी बड़ा अगर कोई सदिशों का सेट लेंगे v का, तो नेचुरली वो एल डी होगा। ये हम प्रूव करेंगे। मान लो वी एफ एक n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो v के प्रत्येक आधार में n एलिमेंट्स होंगे। अब मान लेते हैं कि एस v के n+1 या उससे भी अधिक सदिशों का एल आई सेट है, तब पिछली प्रमेय कहती है कि इसको विस्तृत करके v के आधार बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने पर तो हमको ऐसा आधार मिलेगा जिसमें n+1 और उससे भी ज़्यादा सेट होंगे, जो कि प्रत्येक आधार में अवयवों की संख्या बराबर होने का विरोधाभासी हो जाएगा। इसलिए एस के n एलिमेंट से ज़्यादा जो भी वेक्टर्स का समुच्चय होगा वो एल डी होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यदि किसी n डायमेंशनल वेक्टर से वी एफ में n एल आई सदिशों का कोई समुच्चय है, तो वो आई वही आधार बन जाएगा। मान लो n विमीय है स्पेस वी एफ और s जिसमें अल्फ़ा 1 टू अल्फ़ा n इसके वेक्टर्स का एक सबसेट है जो कि एल आई है। अब यदि ये s v का एक आधार है, थ्योरम सिद्ध हो जाती है। अगर v का आधार नहीं है तो उसको विस्तृत करके हम आधार बना सकते हैं, लेकिन विस्तृत करेंगे तो n से ज़्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे, जबकि डायमेंशन ऑफ v n है। इसका मतलब यही जो सेट है s, यही v का एक आधार बन जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि किसी n विमीय परिमित सदिश समष्टि वी एफ के n सदिशों का कोई समुच्चय v का जनक हो तो वो भी आधार बनेगा। यानी आप ये देखिए कि अगर डायमेंशन आपको मालूम है वेक्टर स्पेस की, तो उसका जो सबसेट होगा आधार होने के लिए जो दो प्रॉपर्टी होती हैं उसमें से अगर एक भी पूरी कर दे तो दूसरी स्वतः ही हो जाती है। जैसे मान लीजिए वेक्टर स्पेस v की डायमेंशन है n। अब वेक्टर स्पेस v का एक n सेट वाला n वेक्टर्स वाला एल आई सबसेट आप लेंगे तो वो आधार बन जाएगा। या आप n वेक्टर्स वाला एक सबसेट लीजिए जो कि v को जनरेट करता है, तो वो भी आधार बन जाएगा। तो यानी आधार होने की जो दोनों शर्तें हैं उसमें से एक शर्त भी अगर पूरी हो
तो दूसरी स्वतः ही पूरी हो जाती है। लेकिन ये कब? जब आपको मालूम हो कि आपके वेक्टर स्पेस की डायमेंशन n है या दी हुई है। तो ये प्रॉपर्टी उस सेंस में इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम लेते हैं डायमेंशन ऑफ ए सब स्पेस। मान लीजिए W एक वेक्टर स्पेस V की सब स्पेस है और V जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल है। तो हम दो रिजल्ट यहाँ पर प्रूव करेंगे। पहला कि डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस W, वेक्टर सब स्पेस W विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V। यानी एक सब स्पेस की डायमेंशन कभी भी वेक्टर स्पेस की डायमेंशन से बड़ी नहीं हो सकती, छोटी होगी या ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल हो सकती है। और दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V इक्वल आए तो ये तभी संभव होता है जब W और V भी इक्वल हो, यानी सेम हो। तो ये डायमेंशन ऑफ सब स्पेस पे आधारित एक थ्योरम है। इसका प्रूफ लेते हैं। मान लो VF की डायमेंशन n है और W उसकी एक सब स्पेस है। अगर डायमेंशन ऑफ V n है तो V का प्रत्येक n+1 या उससे अधिक सदिशों वाला समुच्चय LD हो जाएगा। यानी W में भी अधिकतम n वेक्टर्स Li हो सकते हैं। मान लेते हैं W का सबसे बड़ा Li सबसेट S है जिसके अंदर m वेक्टर्स है, α1, α2 टू αm, जहाँ m जो है वो n से छोटा या बराबर है। अब यदि अल्फा W का कोई एलिमेंट हो तो एक समुच्चय S1 बनाते हैं जिसमें S के एलिमेंट्स के साथ एक अल्फा भी ले लेते हैं, तो वो LD हो जाएगा, क्योंकि S को आप शेष वेक्टर्स के LC के रूप में लिख सकते हैं। तो S1 LD हो गया। यानी S से बड़ा आप कोई भी सेट बनाएंगे ना तो वो LD आएगा। इसका मतलब S जो है वो ही सबसे बड़ा Li सबसेट है W का। अब अल्फा W में है तो α1, α2, αm के LC के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि ये जो S सेट है ये जनरेट कर रहा है W को, तो ये Li भी है, जनरेट भी कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि S W का एक आधार है और इसमें एलिमेंट्स कितने m, तो डायमेंशन ऑफ W m आ रही है और m जो है वो n से बड़ा नहीं हो सकता है, ये हमने लिया हुआ है। इसलिए डायमेंशन ऑफ W विल बी लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। इसके बाद यदि W और V बराबर हो तो इसका मतलब हुआ W V की सब स्पेस है और V W की सब स्पेस है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W V डायमेंशन ऑफ V से छोटा या बराबर, या डायमेंशन ऑफ V डायमेंशन ऑफ W से छोटा या बराबर। तो इसका मतलब हुआ कि डायमेंशन ऑफ W और डायमेंशन ऑफ V दोनों सेम आते हैं। इसी तरह आप इसका विलोम जो है उसको भी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर W1 और W2 फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V की दो सब स्पेसेस हों तो W1 प्लस W2 यानी लीनियर सम ऑफ W1 एंड W2 की डायमेंशन बराबर आती है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो हम मान लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 K है। K है तो इसका एक बेसिस मान लेते हैं S बनता है Γ1 Γ2 टू Γk, इसका आधार है। अब हम जानते हैं आधार जो होता है वो सबसेट होता है स्पेस का, तो
आधार जो है वो W1 का भी सबसेट होगा और आधार S जो है वो W2 का भी सबसेट होगा, क्योंकि S आधार है तो Li होगा। तो Li भी है वो और W1 का एक सबसेट भी है, तो हम उसका विस्तार करके W1 का भी एक आधार उसको बना सकते हैं। एक्चुअली आधार किसका है? W1 इंटरसेक्शन W2 का है, लेकिन इसका हम विस्तृत करके इसको W1 का भी आधार बना सकते हैं। इसी तरह हम विस्तृत करके इसको W2 का भी आधार बना सकते हैं। तो मान लो W1 का आधार बनाने में m वेक्टर्स इसमें ऐड हुए हैं और W2 का आधार बनाने में इसमें n वेक्टर्स ऐड हुए हैं। तो हम देखते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितना आ रहा है? K प्लस एम प्लस के प्लस एन माइनस के, तो K प्लस एम प्लस एन। अब हम देखेंगे कि W1 प्लस W2 का जो डायमेंशन है वो K प्लस एम प्लस एन है। तो इसको भी विस्तार प्रमेय की मदद से बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हैं हम। तो इसके स्टेप्स आप स्वयं करिए। ये आज की आपकी एक्सरसाइज रहेगी, ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और ये लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसेस W1 प्लस W2 के आधार को डिफाइन करेगा। तो इस थ्योरम का इस पोर्शन का प्रूव करने के बाद आप सॉल्व एग्जांपल्स आज शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को लेंगे और एक दो जो डेफिनेशंस बाकी रह गए हैं वो इसके करेंगे। थैंक यू।